ये विद्यार्थियों सुप्रभात। हम लोग शिक्षण सूत्र के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि शिक्षण सूत्र किस तरह से एक अध्यापक को अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी होता है। शिक्षण सूत्रों और शिक्षण सिद्धांतों में अंतर क्या है, इन सब पे चर्चा हो गई। शिक्षण सूत्रों में खंड से संपूर्ण से खंड की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये सारी बातों पर प्रकृति के अनुसरण पर चर्चा हो गई है। आज का जो हमारा विषय है वह है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इसका आशय यहाँ ये है कि अध्यापकों को शिक्षण करते समय ये चाहिए कि वह अपने शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को सर्वप्रथम उन वस्तुओं का ज्ञान कराएं जिनसे बालक का प्रत्यक्ष संबंध हो। जब प्रत्यक्ष संबंध होने वाले वस्तुओं का ज्ञान बालक को हो जाता है, तब उसके बाद उन वस्तुओं का ज्ञान कराएं जिसका बालक से अप्रत्यक्ष संबंध हो। उसका ज्ञान तब कराना चाहिए। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि ये विद्यार्थी ज्ञान के स्तर पर ही कार्य करते हैं, यानी ज्ञान लेवल का जो है उनको ज्ञान ज़्यादातर कराया जाना चाहिए। अतः बालकों को सर्वप्रथम वर्तमान का ज्ञान प्रदान किया जाए, उसके बाद ही भूत एवं भविष्य काल का ज्ञान दिया जाना चाहिए। अर्थात शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों को ऐसे उदाहरण दे, ऐसे एग्जाम्पल दे, इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न करे कि बालक का प्रत्यक्ष जिनसे संबंध हो और उन्हीं वस्तुओं से संबंधित शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। TLM जो होता है शिक्षण सहायक सामग्री, तो उन्हीं सहायक सामग्री का प्रयोग कराना चाहिए या करना चाहिए जिनसे बालक का सीधा संबंध हो। फिर भी अप्रत्यक्ष ज्ञान, जब प्रत्यक्ष ज्ञान बालक प्राप्त कर लेता है तो अप्रत्यक्ष ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकता है। अप्रत्यक्ष ज्ञान भी बालक आसानी से प्राप्त कर ले। इससे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान सरलता से प्राप्त हो जाता है। अर्थात पहले प्रत्यक्ष ज्ञान, फिर अप्रत्यक्ष ज्ञान। और लास्ट है हमारा एक है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस शिक्षण सूत्र का शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अनुसार सर्वप्रथम विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद ही उसका संश्लेषण किया जाता है। अर्थात किसी भी शिक्षण खंड में विषय की संपूर्ण विषय सामग्री को पहले समग्र रूप में अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही उसे खंडों में अथवा उपभागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक खंड या उपभाग का अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से अंत में इन खंडों अथवा उपभागों को सहसंबंधित करके विषय सामग्री का समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार विश्लेषण छात्रों को किसी विषय सामग्री का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है और संश्लेषण उस ज्ञान को सुनिश्चित करता है। यानी जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं या विद्यार्थी प्राप्त करता है, वो ज्ञान अस्थायी रहे, वो ज्ञान सुनिश्चित हो जाए, वो संश्लेषण के द्वारा होता है। विश्लेषण ज्ञान प्राप्त करने में सहायता देता है और संश्लेषण उस ज्ञान को सुनिश्चित करता है। जैसे भूगोल, रेखागणित, विज्ञान, व्याकरण आदि, इन सभी का विश्लेषण आवश्यक है। समस्या का विश्लेषण करते समय हमें नवीन समस्याओं के उत्पन्न हो जाने पर उनका समाधान संश्लेषण द्वारा करना चाहिए। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। संश्लेषण और विश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात न केवल विश्लेषण से ही काम चल सकता है और न केवल संश्लेषण से ही काम चलता है, ये दोनों ही आवश्यक हैं। अतः संश्लेषण एवं विश्लेषण की एक उत्तम विधि है जिसका प्रयोग करके अध्यापक अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है, अपने शिक्षण को अच्छा बना सकता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया आसानी से हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फिर हम इस पर और चर्चा करेंगे।